हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए लेट्स बिगिन। आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे इस वॉर के। सेकंड हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या थे इस वॉर के। थोड़ा सा इस वॉर का बैकग्राउंड देख लेते हैं, है क्या ये वॉर, क्यों हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसे हम बोलते हैं द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। रिबेलियन का मतलब है किसी चीज का विद्रोह करना, रिबेल करना। ठीक है, तो इंडियंस ने रिबेल किया था 1857 में। इंडियंस ने रिबेल किया 1857 में। किसके अगेंस्ट रिबेल किया था? इन्होंने रिबेल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पर्टिकुलरली बोलूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ये इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है, इंडिया में ट्रेड करने आई थी और धीमे धीमे करते करते इन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट इंडियंस ने रिबेल किया था, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। कई जगह से इंडियन म्यूटनी बोला जाता है, सिपाही म्यूटनी बोला जाता है, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, इंडियंस फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बोला जाता है। अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है। अच्छा, म्यूटनी का बता देता हूँ। म्यूटनी का मतलब क्या है? म्यूटनी होता है जब आर्मी का कुछ पार्ट, पूरी जो एक आर्मी होती है उसमें से जो कुछ पार्ट है वो अगर रिबेल कर दे। ठीक है, वो अगर अगेंस्ट हो जाए। किसके अगेंस्ट हो जाए? अपने रूलर के। ठीक है, यहाँ पे इस केस में देखिए क्या होता। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स से मेरा मतलब यहाँ पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की, ब्रिटेन से ही थी, इंग्लैंड से थी। ठीक है, जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे थे 1857 के टाइम पे, तो इन्होंने अपनी आर्मी लगा रखी थी। ठीक है, पूरे इंडिया में इनकी आर्मी थी। अब उस आर्मी में अराउंड 50,000 तो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, 50,000 उसमें क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। और अराउंड 3 लाख इंडियंस थे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी आर्मी लगा रखी थी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो उस आर्मी में 50,000 ब्रिटिशर्स थे, 3 लाख इंडियंस थे। तो ये जो इंडियंस थे 3 लाख, इसमें से कुछ परसेंटेज ने, ठीक है, कुछ परसेंटेज ने, ठीक है, इन 3 लाख में से कुछ परसेंटेज ने क्या करा? रिबेल कर दिया। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो उन्होंने जो रिबेल किया था, इसे ही बोलते हैं इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या 1857 का रिबेल ऑफ 1857। रिबेल ऑफ 1857। ये याद रखिएगा कि सारे के सारे इंडियंस ने नहीं कर दिया था, कुछ परसेंटेज ऑफ इंडियंस ने किया था जो ब्रिटिश की आर्मी में थे उस टाइम पे। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, रिबेल कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है, यहां से 1857 का वॉर स्टार्ट हुआ था। ये करीबन 1 साल तक चला था। ठीक है, स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेरठ में। मेरठ कहाँ था? यूपी में। ठीक है, तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था इसमें? सिपाही बोलते हैं सोल्जर्स को। तो मैंने आपको बताया जो ब्रिटिश की जो उस टाइम पे आर्मी थी, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उस आर्मी में, उन्होंने क्या करा? जो इंडियन सोल्जर्स थे उस टाइम पे ब्रिटिश की आर्मी में, उन्होंने रिबेल कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो अगेंस्ट हो गए। किसके अगेंस्ट हो गए? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी? मेरठ में 1857 में कुछ इंडियन सोल्जर्स ने, ठीक है, रिबेल कर दिया। इन सोल्जर्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, ये जो रिबेल था 1857 का, ये काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, और जगह पे भी स्टार्ट हो गया था इंडिया में।
तो फिर सारे इन्होंने सोल्जर्स ने धीमे धीमे मार्च करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया दिल्ली की तरफ। ठीक है, दिल्ली में जाके इन्होंने दिल्ली को पूरा कब्जे में कर लिया था। और दिल्ली में जो आपका रेड फोर्ट है, वहां पे उस टाइम पे रहता था मुगल एम्परर, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो रेड फोर्ट में उस टाइम पे रहता था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे जो अलग अलग जगह से आ रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारा रूलर कौन होगा, ब्रिटिशर्स नहीं होंगे हमारा रूलर होगा बहादुर शाह जफर। तो उस टाइम पे जो सोल्जर्स थे जो अगेंस्ट चले गए थे, जिन्होंने रिबेल करा था, उन्होंने डिक्लेयर किया, दिल्ली को कब्जे में ले लिया, ब्रिटिशर्स को वहां पे काफी मार भगाया। और दिल्ली के रेड फोर्ट में जो उस टाइम एम्परर था, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये होगा आज से इंडिया का राजा, इंडिया का जो बादशाह है वो होगा बहादुर शाह जफर, जो किंग होगा इंडिया का, एक तरीके से जो मेन कंट्रोल रूलर होगा वो ब्रिटिशर्स नहीं होंगे। आज से हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते हैं और हम बहादुर शाह जफर को अपना आज से किंग मानते हैं या रूलर मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। अच्छा, स्टार्टिंग तो इस 1857 की वॉर की थी कुछ इंडियन सोल्जर्स ने, लेकिन बाद में ये 1857 का वॉर काफ़ी बड़ा हो गया और इसको धीमे धीमे कॉमन पीपल ने भी ज्वाइन किया और सारे रिलीजन के लोगों ने ज्वाइन किया, हिंदूज ने भी किया, मुस्लिम्स ने भी किया, ऑल रिलीजन के लोगों ने किया, कॉमन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। काफ़ी बड़े लेवल पे स्प्रेड हो गया था ये, हर कास्ट के लोगों ने ज्वाइन किया, क्रीड के लोगों ने ज्वाइन किया, और हर मोस्टली काफ़ी जगह से, काफ़ी रीजन से इंडिया के लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें दो पार्टी थी, एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड पे थे इंडियंस। लेकिन बहुत सारे इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी लड़ रहे थे। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो इस 1857 का जो वॉर हुआ था, इन द एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती थी, लेकिन वो जीती भी किसकी वजह से थी, वो इंडियंस की ही हेल्प की वजह से जीती थी। अगर यहाँ पे इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प नहीं करते तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे ये 1857 का वॉर नहीं जीत पाती। ठीक है, एक थोड़ा सा बताऊं, 1857 के टाइम पे इंडिया में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, अलग अलग स्टेट हुआ करते थे और अलग अलग स्टेट का एक लोकल रूलर हुआ करता था। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के लोकल रहते, जैसे हैदराबाद का निज़ाम था और आपका कश्मीर का कोई अलग था। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोकल रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टेट्स को बोला जाता था, इंडिया डिवाइडेड था प्रिंसली स्टेट्स में, और इन प्रिंसली स्टेट्स को रूल कौन करता था, वहां का एक लोकल रूल करता था। तो जितने भी इंडिया में उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन अराउंड 500 थे। ठीक है, 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट थे। तो 500 से ऊपर जो प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी इंडियंस के अगेंस्ट ही लड़ने में उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि ये जो वॉर हुआ था, ऐसा नहीं कि सारे इंडियंस एक तरफ हो गए थे। इस टाइम पे भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने, बहुत सारे इंडिया के रूलर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी। ठीक है, जो उस एरिया के लोकल रूलर थे अलग अलग स्टेट्स के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी। किसके लिए, किसके अगेंस्ट हेल्प की थी, अपने इंडियंस के अगेंस्ट। तो ये भी काफ़ी एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के वॉर में जीत गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है, ये उस टाइम के जो सोल्जर्स थे, इंडिया के जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश की आर्मी में, उनकी है। इस तरीके से ये लोग दिखते थे। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉजेस की। एग्जैक्टली ये 1857 का जो वॉर हुआ है इंडियन सोल्जर्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो क्यों हुआ। ठीक है, क्या रीजंस थे इसके, स्टार्टिंग कैसे हुई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पॉलिटिकल कॉज क्या था। सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज था ये अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। ये जो अलायंस थी वो इन शख्स ने स्टार्ट की थी जिनका नाम था लॉर्ड वेलिस्ले। ये थे लॉर्ड वेलिस्ले, इन्होंने स्टार्ट की थी। इसमें था क्या, इसमें ये था, इन्होंने बोला
कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो उन्होंने बोला कि जो भी लोकल रूलर, उस स्टेट का रूलर इस अलायंस को, इस अलायंस में जुड़ता है, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक स्टेट है, मैंने एज्यूम कर रहा हूँ ये एक प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, ये एक प्रिंसली स्टेट है। अब ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर इन दोनों के बीच में ये सब्सिडरी अलायंस, ये सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, फॉर्म हो जाती है, तो अब आज से इस प्रिंसली स्टेट के अंदर जितनी भी फोर्सेस रहेंगी वो ब्रिटिशर्स की रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स की यहाँ पे आर्मी रहेगी, उसके बदले ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हमें आप पे करोगे, हम सारा ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है, आर्मी पूरी हमारी रहेगी, आपकी आर्मी की जरूरत नहीं है, और जितना भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं इस प्रिंसली स्टेट को, वो सब हमारी आर्मी देखेगी, आप अपनी आर्मी यहाँ से हटा लीजिए, लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे अपनी आर्मी लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने मान लीजिए अपनी आर्मी लगा दी है, अगर प्रिंसली स्टेट इनको पे नहीं कर पा रहा, तो ये कुछ पार्ट प्रिंसली स्टेट का अपने अंडर कर लेते थे, ठीक है। अगर प्रिंसली स्टेट पैसे नहीं पे कर पाता है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स इस प्रिंसली स्टेट का कुछ पार्ट, स्टेट का कुछ पार्ट अपने अंडर लेके आ जाते थे, ठीक है, एज अ फाइन मान लीजिए। और इंडिया में उस टाइम पे और भी यूरोप की पावर्स थी, खाली ऐसा नहीं था कि ये खाली ग्रेट ब्रिटेन ही था, इंग्लैंड ही था, उस टाइम पे इंडिया में फ्रेंच लोगों ने भी हमला किया था, पोर्चुगीज भी थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला, ब्रिटिशर्स का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड समझ लीजिए, ठीक है, इंग्लैंड, ये ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर आपने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस फॉर्म कर रखी है, तो आप किसी और पावर से नहीं जुड़ सकते, ना तो आप फ्रेंच से कुछ करोगे, किसी से इनसे जुड़ोगे, ना आप पोर्चुगीज किसी पावर से कोई अलायंस करोगे, आप इन दोनों पावर से नहीं जुड़ सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वॉर भी करना है इन फ्रेंच लोगों से या पोर्चुगीज के लोगों से, ठीक है, तो आपको पहले इंग्लैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा बेसिक फंडा था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैज टू एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करना था ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी टेरिटरी में, ठीक है। और जो इंडिया का रूलर था उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश लोगों को अपने स्टेट में, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया जो वहाँ का लोकल रूलर था प्रिंसली स्टेट का, वो किसी और पावर के साथ अलायंस नहीं कर सकता था, किसी और पावर का मतलब फ्रांस के लोगों के साथ या पोर्चुगीज लोगों के साथ, ठीक है, ना वो उनके साथ वॉर कर सकता था, उसको परमिशन लेनी पहले पड़ेगी किससे, ब्रिटिशर्स से, तभी वो किसी और यूरोपियन पावर से, फ्रांस से या पोर्चुगीज लोगों से लड़ाई करेगा, कुछ भी अलायंस फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंट्रोल इंग्लैंड का रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है किसी और स्टेट से, मान लीजिए एक प्रिंसली स्टेट यहाँ पे कश्मीर का है और यहाँ हैदराबाद का है, ठीक है, और मान लो ये सब्सिडरी अलायंस इसने साइन कर रखा है ब्रिटिशर्स के साथ कश्मीर ने, तो अगर कश्मीर की लड़ाई हो जाती है हैदराबाद से, तो जब तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं कहेंगे, परमिशन नहीं होगी, तब तक कश्मीर इनसे लड़ नहीं सकता हैदराबाद से, क्योंकि इसने सब्सिडरी अलायंस फॉर्म कर रखी है। तो कुछ भी करना होगा इस प्रिंसली स्टेट को, उसको पहले परमिशन किसकी चाहिए होगी, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिशर्स ने इस अलायंस के थ्रू, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था क्या करती थी, इस ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल डेंजर से, ठीक है, इंटरनल डिसऑर्डर होंगे वो भी हम करेंगे, लेकिन अगर आपको पेमेंट देना पड़ेगा हमें, अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि फ्री में तो लगेंगे नहीं उनके सिपाही वहां पे, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो हमें, तो हम क्या करेंगे, इफ दे फेल टू मेक द पेमेंट, मैंने आपको बताया था उनका अपना टेरिटरी वो लोग क्या कर लेते थे, पेनल्टी के फॉर्म में ले लेते थे, अगर इतना बड़ा प्रिंसली स्टेट है तो कुछ पार्ट उसका ब्रिटिशर्स ले जाते थे अपने अंडर में। तो इस तरीके से इस सब्सिडरी अलायंस के हेल्प से ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट को इंडिया के अपने अंडर में ले आए। तो ये बहुत चालाकी से आप देख सकते हो किस तरीके से सब्सिडरी अलायंस की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारे स्टेट्स को, ठीक है, अपने अंडर में लेके आ गए थे।
और ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने। अब देखते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या है? सबसे पहले ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डेलाउजी ने। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने ये बोला कि अगर किसी राजा का, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट का रूलर है, अगर उसका कोई अपना खुद का रियल सन नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? अगर रियल सन नहीं है और वो मर गया राजा, तो वो जो पूरी की पूरी स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए किंग है, अब इस किंग का आगे कोई सन नहीं है, रियल सन नहीं है, ठीक है, अपना खुद का कोई रियल सन नहीं है, तो अगर एक किंग, अगर इस किंग की डेथ हो जाती है और इसका रियल सन तो है ही नहीं आगे, तो ये पूरा का पूरा जो उसका, इसकी डेथ हो जाती है, तो अब जब इसका आगे रियल सन कोई है नहीं, तो उसका जो जिस स्टेट पे, मान लीजिए स्टेट पे रूल करता है, तो ये पूरा का पूरा स्टेट किसके अंडर में आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो अगर सन आपका अडॉप्टेड है, ठीक है, रियल सन नहीं है लेकिन मान लीजिए अडॉप्टेड सन है, तो उस केस में ये ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि क्या अडॉप्टेड सन को आगे किंग की आगे हेरिटेज मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर ब्रिटिशर्स उसको अपने, मतलब क्या होगा उस स्टेट का, ये ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। ये उनके ऊपर है कि अडॉप्टेड सन को आगे वो राजा की हेरिटेज दें या ना दें। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक तरीका था इनका चालाकी से उस स्टेट को अपने अंदर एनेक्स करने का, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे झांसी था, ठीक है, झांसी एक जगह है, जब झांसी का राजा मर गया था, ठीक है, झांसी का राजा मर गया और इस राजा का अपना कोई रियल सन नहीं था। ठीक है, इस राजा का रियल सन नहीं था, इस राजा का क्या था? एक अडॉप्टेड सन था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? राजा मर गया, रियल सन था नहीं, ब्रिटिशर्स ने बोला अडॉप्टेड सन अब राजा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या करा? झांसी को अपने अंदर एनेक्स कर लिया, अपने अंदर लेके आ गए, कब्जा कर लिया झांसी के ऊपर, इस अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हेल्प से। तो इसी के अगेंस्ट, क्योंकि धोखे से इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने झांसी को अपने अंदर एनेक्स कर लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, जो झांसी की रानी थी, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, तो खाली झांसी ही नहीं, इन्होंने और भी काफी सारे स्टेट्स को अपने अंदर एनेक्स किया था, कब्जा किया था, जैसे कि सतारा, नागपुर, सब महाराष्ट्र में है, उदयपुर, झांसी एटसेट्रा। ये रानी लक्ष्मीबाई की आप पिक्चर देख सकते हैं, किस तरीके से ये यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर से लड़ रही हैं। ठीक है, अपने स्टेट झांसी को बचाने के लिए। फिर था एक अनजस्ट एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड बेरार। इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने अंडर ले लिया। ठीक है, अवध प्रेजेंट में लखनऊ के पास का एरिया है। ठीक है, लखनऊ यूपी में आता है। ठीक है, उस टाइम पे अवध का राजा था, रूल करता था नवाब वाजिद अली शाह। ये पिक्चर है इनकी, नवाब वाजिद अली शाह की। लॉर्ड डेलाउजी ने बोला कि ये ढंग से अवध को रूल नहीं कर पा रहे। ठीक है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है इनका। ठीक है, ये अच्छे से, जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, ये अवध को अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे। तो लॉर्ड डेलाउजी ने बोला कि इस एरिया को, अवध को अपने अंदर कैप्चर कर लो। इसी तरीके से एक रीजन था बेरार। बेरार कहाँ पे है? प्रेजेंट में बेरार महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में आता है। उस टाइम पे देखिए ऐसे था, ये हैदराबाद है, ठीक है, ये आपका बरार है, ये डार्क ग्रीन कलर में हैदराबाद, ऊपर ये बरार है, ये अभी प्रेजेंट में महाराष्ट्र में आता है बरार। तो इस तरीके से उस टाइम पे जो निज़ाम था हैदराबाद का, वो इस बरार वाले एरिया पे रूल करता था। ठीक है, तो लॉर्ड डेलाउजी ने बोला कि ये बरार का जो ये रूलर है, जो निज़ाम है हैदराबाद का, ये हमें पेमेंट नहीं दे पा रहा ठीक से। ठीक है, हमें पे नहीं कर पा रहा, कुछ इसके ऊपर कर्जा था, ठीक है, कुछ डेप्ट था, तो ये डेट दे नहीं पा रहा था, ये कर्जा दे नहीं पा रहा था यहाँ पे जो रूलर था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो लॉर्ड डेलाउजी ने, ब्रिटिशर्स ने इस बरार को भी अपने, इस पूरे एरिया को अपने अंदर एनेक्स कर लिया, कब्जे में ले आए। ठीक है, अनेबल टू पे द डेट, लॉर्ड डेलाउजी एनेक्स्ड बरार। फॉर्मली उस टाइम पे कौन रूल करता था इस पे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो उस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अब एनेक्स कर लिया अवध और बरार को भी।
और फिर आता है अनजस्ट बिहेवियर टूवर्ड्स मुगल एम्परर एंड इंडियंस। मैंने आपको बताया उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, उस टाइम पे ये मुगल एम्परर थे इंडिया में, बहादुर शाह जफर। ये पिक्चर है बहादुर शाह जफर की। ये लास्ट, इन्हें बोला जाता है द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, इनके मरने के बाद जो ग्रेट मुगल एम्पायर था वो खत्म हो चुका था इंडिया से। ठीक है, 1857 के टाइम पे ये रेड फोर्ट में रहते थे, लास्ट मुगल एम्परर, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो जो ब्रिटिशर्स थे इनको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, और उनको और ये बोल दिया था कि इनके बाद जो इनके सक्सेसर्स होंगे उनको रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा, और जो उनके सक्सेसर्स होंगे वो इस टाइटल किंग को अपने आगे, नाम के आगे यूज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से काफी मिस ट्रीटमेंट हुआ था, मतलब काफी खराब ट्रीटमेंट किया गया था इनका। और इंडियंस काफी इमोशनली कनेक्टेड थे उस टाइम पे बहादुर शाह जफर से, तो उन्हें काफी खराब लगा। ठीक है, ये चीज उन्हें काफी बुरी लगी कि हमारे एम्परर को काफी खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, और आगे इनके सक्सेसर्स को भी ये बोल दिया गया कि आप रेड फोर्ट छोड़ के चले जाओ, आपको रेड फोर्ट छोड़ के जाना पड़ेगा, और आप राजा का टाइटल नहीं लगा सकते। तो इससे काफ़ी जो पब्लिक थी, काफ़ी उनके अंदर एक एंगर था। और खाली यही नहीं कि मुगल एम्परर की तरफ काफ़ी वो करते थे, अनजस्ट बिहेवियर था, ये नॉर्मल पब्लिक की तरफ भी काफ़ी इनके अंदर हेट्रेड थी ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, बहुत एरोगेंट थे। ठीक है, अपने आप को सोचते थे कि हम लोग बहुत सोशली सुपीरियर हैं, हम एक सुपीरियर रेस हैं, और इंडियंस को काफ़ी ये इन्फीरियर समझते थे अपने आगे। तो इसलिए बहुत इनके अंदर एरोगेंस था और बहुत हेट्रेड भी थी इंडियंस के लिए। ठीक है, और जो हाई पोस्ट थी वहाँ पे ये इंडियंस को अपॉइंट नहीं करते थे। ठीक है, कोई भी बड़ी पोस्ट होती थी उसमें खाली ब्रिटिशर्स ही रहता था, इंडियंस को ये लो लेवल की पोस्ट देते थे। ये आप पिक देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 1857 का जब वॉर इंडिया हार गया, दिल्ली को वापस जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, स्टार्टिंग में दिल्ली को कैप्चर किया था इंडियन सोल्जर्स ने, रिबेल्स ने। ठीक है, दिल्ली को स्टार्टिंग में कैप्चर किसने किया था? रिबेल्स ने। रिबेल्स कौन थे? वही जिन्होंने 1857 का वॉर स्टार्ट किया, सिपॉइज। ठीक है, इंडियन सिपॉइज, सिपाही थे। तो स्टार्टिंग में तो इन रिबेल्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में जब रिटेलिएट किया ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में वापस अपना क्या करा? होल्ड वापस ले आए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने वापस दिल्ली को एनेक्स कर लिया, अपने अंडर लेके आ गए। और फिर बहादुर शाह जफर को उन्होंने, देखिए ये बहादुर शाह जफर हैं, इनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया है ब्रिटिशर्स ने, और ये इनको कैप्चर करके बंदी बना के इनको भेज दिया था बर्मा में। ठीक है, बर्मा इनको भेज दिया गया था, और काफ़ी मिसट्रीटमेंट हुआ था। जो इनके सन थे, ठीक है, उनको वहाँ पे दिल्ली को एनेक्स करने के बाद जो इनके बच्चे थे, उस टाइम पे 3 इनके सन थे बहादुर शाह जफर के, इन्हें तो बर्मा भेज दिया, लेकिन जो इनके सन थे उनको गोली मार दी गई और उनको लटका दिया गया था दिल्ली में, जिसका जगह का नाम है खूनी दरवाज़ा। ठीक है, तो काफ़ी ख़राब ट्रीटमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर के सन्स के साथ। अच्छा, उसके बाद हमने अभी तक देखा पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे कि क्यों 1857 का रिवोल्ट हुआ। फिर कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेस भी थे। ठीक है, जैसे कि फियर ऑफ मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन क्या? ब्रिटिशर्स मेनली क्रिश्चियंस थे। ठीक है, तो और इंडिया में उस टाइम कौन थे? हिंदूज थे और मुस्लिम थे, और ब्रिटिशर्स कौन थे? क्रिश्चियंस। तो हिंदूज और मुस्लिम्स को लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि क्रिश्चियंस, हम हिंदूज को और मुस्लिम्स को, जो इंडियंस हैं उनको भी क्रिश्चियंस ना बना दे। तो उनके अंदर एक फियर था। ठीक है, तो ये भी एक कॉज था। फिर बहुत सारे जो गरीब इंडियंस थे, ठीक है, पुअर इंडियंस थे, ये उनको क्या करते थे? रिश्वत देते थे, ब्राइब्स देते थे, इनको बोलते थे, अपने झांसे में फंसाते थे, प्रमोशंस देंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे, आप क्या करो? आप कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्ट किस में हो जाओ? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। तो एक तरीके से लालच देते थे गरीब इंडियंस को कि तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ तो हम आपको प्रमोशन देंगे, रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी रिलीजियस कॉजेज अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में क्रिश्चियन स्कूल स्टार्ट किए, जिसको आप कॉन्वेंट स्कूल बोलते हो आज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्टार्ट किए थे। वहाँ पे टीचिंग ऑफ
क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। तो ये भी एक कॉज था जिसकी वजह से फिर इंडियंस क्या हो गए थे, इंडियंस के अंदर गुस्सा आ गया था। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये धीमे धीमे हमारा जो इंडियन में जो रिलीजन है, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, इनको धीमे धीमे ये क्रिश्चियनिटी की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने बोला, जो उस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स थे उनको बोला कि आप जाके अब इंडिया के बाहर जाके लड़ाई करो। लेकिन हिंदूज जो थे, क्योंकि इंडिया की आर्मी में उस टाइम पे जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी, ब्रिटिश की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। लेकिन हिंदूज में कस्टम था उस टाइम पे कि हिंदूज अब इंडिया के बाहर नहीं आ सकते, सी को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि अब आपको, जो हिंदू इंडियन सोल्जर्स थे, आपको सी क्रॉस करनी पड़ेगी, इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला, लेकिन ये हिंदू कस्टम्स के अगेंस्ट था उस टाइम पे, हिंदू के रिलीजन में था कि सी को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हुआ, जो इंडियन सोल्जर्स थे, हिंदू इंडियन सोल्जर्स थे, वो क्या हो गए, नाराज हो गए काफ़ी इस तरह की पॉलिसी से, ठीक है। फिर उस टाइम पे इंडिया में विडो को दोबारा शादी करने का अलाउ नहीं था, ठीक है। विडो को रीमैरिज करना अलाउ नहीं था, ठीक है। विडो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो ये उस टाइम इंडिया में ऐसा कल्चर था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लेके आए, विडो रीमैरिज एक्ट, जिससे उन्होंने बोला कि अब विडो भी जो है वो शादी दोबारा कर सकती है, विडोज कैन ऑल्सो गेट रीमैरिड। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया में उस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, ठीक है, जो उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि ये तो हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं इंडिया का, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स इंडियंस बोलते थे कि विडो दोबारा शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया, विडो को बोला कि तुम शादी कर सकते हो। तो इससे ऑर्थोडॉक्स जो इंडियंस थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर आ गया, गुस्सा आ गया। फिर इंडिया में उस टाइम सती सिस्टम भी था। सती सिस्टम में क्या होता है, जब हस्बैंड मर जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हस्बैंड की वाइफ होती है उसको भी जलती हुई आग में कूदना पड़ता है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे हस्बैंड की डेड बॉडी है, इसको जला रहे हैं, ये उसकी वाइफ है, ये भी इधर इसमें कूद रही है जलती हुई आग में, ठीक है। तो इसको बोलते थे सती सिस्टम। तो इंडिया में उस टाइम सती सिस्टम था, तो अंग्रेजों ने इसको ही बैन कर दिया कि सती सिस्टम नहीं रहेगा। फीमेल बच्चे जो पैदा होते थे उस टाइम इंडिया में उन्हें मार दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने बोला ये भी नहीं होगा, इसको हटाओ। अब अगर फीमेल बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। इंडिया में उस टाइम चाइल्ड मैरिज थी, इन्होंने बोला चाइल्ड मैरिज को भी प्रोहिबिट करो, बच्चों की शादी नहीं की जाएगी अब, ठीक है। तो ये देखिए, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए हैं अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है सारे काम खराब थे। विडो रीमैरिज करवा दिया, सती सिस्टम को एबॉलिश करवाया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, सबको रुकवा दिया इन्होंने। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी थे। लेकिन इससे क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, ठीक है, जो बैकवर्ड तरीके के उस टाइम थॉट्स रखते थे, ठीक है, जो पुराने रूढ़िवादी ख्यालों के थे, उनको इससे क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया, उनके अंदर बहुत एंगर आया कि ये तो हमारा इंडिया का कल्चर खराब कर रहे हैं। फिर एक कॉज और, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जो रेलवेज आ गई थी इंडिया में और जो टेलीग्राफ आया था वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। ये देखिए आप, ब्रिटिशर्स ने पहली बार जो रेल चली थी बॉम्बे से लेके थाने तक का, ये बिटवीन बॉम्बे और थाने की चली थी, ये पहली रेल है, ये ब्रिटिशर्स ने चलाई थी। इंडिया में रेलवे सिस्टम, इंडिया में टेलीग्राफ, सब ब्रिटिशर्स लेके आए। ये पहली, मैंने बताया आपको पिक्चर है, पहली ट्रेन की जो चली थी बॉम्बे और थाने के बीच में। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, रेलवे आ गई तो ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इंडियंस को उससे बहुत प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्यों हुई, उनको प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो रेलवे सिस्टम अंग्रेज लेके आए हैं, ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और उनको लगता था कि अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये हमें चलती हुई ट्रेन के आगे फेंक के मार देंगे, ठीक है। तो एक उनके अंदर फियर था कि ये रेलवेज इसलिए लेके आए हैं अंग्रेज क्योंकि हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। और उन्हें लगता था अगर क्रिश्चियनिटी में इंडियंस को कन्वर्ट नहीं कर पाए तो इंडियंस को लगता था कि ये हमें ट्रेन के आगे फेंक के मार देंगे, ठीक है। तो इंडियंस के अंदर क्या आ गया था, एक तो बहुत डाउट था और फियर था, डर था कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इंडियंस, ये ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी को फैला पाएँ, ठीक है। और उन्हें ये भी लगता था इंडियंस को कि अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, जो अगेंस्ट जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को मना कर देंगे, उनको ये इस पोल से, ये टेलीग्राफ का पोल है, यहाँ से टांग के मार दिया जाएगा,
ठीक है, यहाँ से लटका दिया जाएगा उन लोगों को। तो रियल में जिन चीज़ों की वजह से रेलवे और टेलीग्राफ आया, उसको उसको ना समझ के इंडियंस ने ये समझ लिया था उस टाइम पे कि ये चीज़ें क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, उनको लगता था कि अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए तो ये हमें ट्रेन के आगे फेंक देंगे या फिर हमें इस टेलीग्राफ से लटका देंगे। ठीक है, वैसे बता दूं आपको रियलिटी क्या थी। रियलिटी ये थी कि ब्रिटिशर्स रेलवे और टेलीग्राफ इंडियंस का भला करने के लिए लेके नहीं आए थे, वो लेके आए थे अपने ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। किसके लिए लेके आए थे? अपने ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं भी इसके इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बट रियलिटी यही थी। ब्रिटिशर्स रेलवे टेलीग्राफ इंडियंस की भलाई के लिए लेके नहीं आए थे, वो अपने ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेके आए थे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ इंडियन समझ रहे थे वो भी ठीक नहीं थी। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस ये समझ रहे थे वो इसलिए लेके आए थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। वो रियल नहीं था मोटिव। रियल मोटिव इनका ये था, बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, फिर उस टाइम पे इंडिया में जो लर्निंग थी, जो टीचिंग थी, वो थी पर्शियन में, संस्कृत, अरबिक और उर्दू में। लेकिन फिर मैंने आपको बताया क्रिश्चियन स्कूल्स आ गए थे, वहाँ पे जो लर्निंग थी पूरी इंग्लैंड के हिसाब से होने लगी, वेस्टर्न लर्निंग। तो फिर इनको इंडियंस के अंदर एक फियर आ गया कि पता नहीं क्या होगा, ये हमारे कल्चर को ख़त्म करते जा रहे हैं और ये सबको इंग्लिश की तरफ, वेस्टर्न लर्निंग की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ और थी, नया स्कूल आया। ठीक है, जो नए स्कूल थे, जो नए स्कूल क्रिश्चियन स्कूल बने, कॉन्वेंट स्कूल्स बने, वहाँ पे जो एजुकेशन थी वो सारे कास्ट को थी। ठीक है, अब सारे कास्ट को थी तो क्या हो गया, यहाँ पे दलित भी आ गए और यहाँ पे फिर एक जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी आ गए। तो अपर कास्ट के लोग उस टाइम पे दलित के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ अब जब स्कूल आ गया तो स्कूल में उन्होंने बोला अब तो सब कास्ट के लोग पढ़ेंगे, दलित भी पढ़ेंगे, अपर कास्ट भी पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने कहा कोई कास्ट पास का चक्कर नहीं है। तो इससे क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उनको बहुत नुकसान हुआ, मतलब उनके अंदर बहुत गुस्सा आया। ठीक है, वो चीज़ सेम रेलवे में भी थी, क्योंकि जब रेलवे में आप ट्रैवल करोगे तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं कि अपर कास्ट का अलग चलेगा, दलित अलग बैठेगा। तो फिर इसकी वजह से भी इंडियन जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे वो बहुत गुस्से में आ गए थे कि अब रेलवे में बैठना पड़ेगा साथ में, स्कूल जाएंगे तो भी हमें दलितों के साथ बैठना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस हैं अपर कास्ट के, वो काफ़ी एंगर में थे, गुस्से में थे। फिर मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत सोशली सुपीरियर मानते थे, बोलते थे हम सुपीरियर रेस हैं, हम वाइट हैं, हम सुपीरियर हैं। और इन्होंने अपने लिए स्पेशल रेलवे कंपार्टमेंट रिजर्व करवा रखे थे। पार्क, होटल्स और क्लब्स ऐसे कुछ थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस जा सकते थे, इंडियंस को एंट्री अलाउ नहीं थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ सोशियो और रिलीजियस कॉजेज मैंने आपको बताए। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इजी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।